देखो अपन हर्षवर्धन को देखना। हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने सबसे पहले ये देखा था कि इस हर्षवर्धन कालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमने दो टाइप के स्रोतों को देखा था। एक को कहा था साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरे अभिलेखीय स्रोत या अभिलेखीय प्रमाण। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में हमने तीन चार किताब देखी थी जिसमें सबसे मेन है हर्षचरित। हर्षचरित हर्षचरित वाणभट्ट की किताब है। वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि, और इसने एक टाइप से हर्ष की जीवनी लिखी है। हर्ष के राज्यरोहण, उसके युद्ध विजय और सारी चीजों की जानकारी क्या है, इस हर्षकालीन ग्रंथ में हमको दिखाई देती है, वाणभट्ट की। अब देखो लेकिन इतिहासकार में थोड़ा सा वाणभट्ट का वर्णन, स्वाभाविक सी बात है, इसका दरबारी कवि है तो हर्ष के बारे में थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दिखाई देगा। लेकिन फिर भी इसको अन्य इतिहासकारों से भी, जब अभिलेखों से भी इसकी तुलना करेंगे, तो हर्षचरित हमको हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी का सबसे प्रमुख साधन दिखाई देगा। दूसरी किताब थी कादंबरी। कादंबरी भी वाणभट्ट की किताब थी। यद्यपि इसमें हर्षवर्धन की जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि ये अलग कहानी है तो हर्षकालीन समाज और संस्कृति की जानकारी हमको कादंबरी से मिलती है। तीसरी किताब क्या थी? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये महायान बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें क्या देखा था कि हर्ष के लिए हा शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। और चौथा देखा था कि हर्ष के स्वयं के ग्रंथ थे। हर्ष की स्वयं की किताबें या हर्ष के स्वयं के ग्रंथ, और इस हर्ष के ग्रंथ में तीन देखे थे: रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों हर्ष के ग्रंथ हैं और तीनों से ही हर्षकालीन इतिहास की जानकारी का हमको विवरण प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये रत्नावली और प्रियदर्शिका दोनों दरबार में होने वाले षड्यंत्रों और प्रेम की वर्णन करते हैं, जबकि जो नागानंद है, नागानंद में हर्षवर्धन की दानवीरता का वर्णन किया गया है कि कैसे वो दान देता था या कितना बड़ा दानवीर था। ये कुछ नागानंद नामक नाटक में उसने खुद ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है। तो देखो ये हर्ष के काल के साहित्यिक प्रमाण थे। अब देखते हैं हर्ष के काल में कुछ अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, जिन अभिलेखों में क्या मिलता है, और उससे भी हर्षकालीन साहित्य की, हम हर्षकालीन इतिहास की हमको जानकारी मिलती है। जिसमें सबसे पहला और मेन है बांसखेड़ा लेख। बांसखेड़ा का लेख। बांसखेड़ा का लेख। ये बांसखेड़ा का लेख उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला है। यूपी के शाहजहांपुर जिले से बांसखेड़ा नामक स्थान पर मिला है। और देखो इसमें जो डेट अंकित है वो 628 ईस्वी लिखा है। ठीक है ना। और इसमें वो थोड़ा गौण शासक शशांक की हत्या और ऐसा कुछ कुछ उसमें वर्णन किया गया है। दूसरा इसका लेख है मधुबन का लेख। मधुबन का लेख। मधुबन का लेख ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से मिला है। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और इसमें जो डेट है वो 631 ईस्वी है। 631 ईस्वी। ठीक है। इसमें भी वही हर्ष के काल की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। और तीसरा लेख मिलता है एहोल लेख। एहोल लेख ये हर्षवर्धन का नहीं है, लेकिन इसमें इस एहोल लेख से हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये अभिलेख चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का था। ठीक है। और इसकी स्थापना जो पुलकेशिन के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी।
रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने इस एहोल अभिलेख को लिखा था, और ये रवि कीर्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, ठीक है ना। और इस एहोल अभिलेख में जो डेट लिखी है वो 633 से 634 ईस्वी लिखी है। और इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन है। कि नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। ये एहोल अभिलेख से इतनी हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखो अभिलेखीय प्रमाण में बांसखेड़ा लेख, मधुबन का लेख और एहोल लेख। और चाहो तो फिर इसमें एक पॉइंट इसकी काल की मुद्रा एवं मोहरे भी बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट बता देना, मोहरे एवं मुद्राएं। मोहरे एवं मुद्राएं, तो देखो हर्षकालीन जो मोहरे और मुद्राएं, एक तो सोनीपत हरियाणा से मिली है, सोनीपत हरियाणा, और नालंदा से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। इन मोहरों में हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, इन सब का उल्लेख किया गया है। कई मुद्राओं में हर्ष की उपाधि है। हर्ष ने भी परम भट्टारक, परमेश्वर या हर्षदेव या उमा महेश्वर ऐसी उपाधियां ली थी, जो इस मुद्राओं में हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो देखो हर्षवर्धन कालीन इतिहास के दो प्रमाण थे, साहित्यिक प्रमाण और अभिलेखीय प्रमाण। ये दो प्रमाण हमको हर्षकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। इन सबके अतिरिक्त हर्ष काल के कुछ विदेशी इतिहासकार हैं जिनका विवरण हमको दिखाई देता है। तो देखो जब आप हर्षकालीन इतिहास की जानकारी लिख रहे हो तो चाहो तो साहित्यिक प्रमाण में ही विदेशी इतिहासकारों का वर्णन कर दो, नहीं तो फिर क्या है, एक अलग से पॉइंट डालो और बताओ कि विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अपन अलग से ही उसको देखते हैं कि हर्ष काल के इतिहास की जानकारी, भारत में कुछ विदेशी यात्री आते हैं, उन्होंने भी हर्षकालीन इतिहास की जानकारी हमको दी है। तो उनको और देख लेते हैं। क्या है? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण यात्री आता है भारत में, चीनी यात्री आता है, हुएनसांग। हुएन सांग। हुएनसांग का विवरण, ठीक है। ये चीनी यात्री है और ये भारत आता है हर्ष के काल में और 16 वर्ष भारत में बिताता है। और उसकी यात्रा विवरण का नाम है, किताब लिखी इसने सी यू की, सी यू की। और इसकी इस किताब का अध्ययन करने पे हमको हर्षकालीन समाज, संस्कृति, धर्म, इन सब की जानकारी बहुत डिटेल में मिलती है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे हर्ष चरित्र से जैसी जानकारी मिलती है, उतना ही महत्वपूर्ण विवरण ह्वेनसांग का है। अब देखो हर्ष चरित्र तो उसके दरबारी कवि ने लिखी थी, तो उस पर जो शक किया जा सकता है, ये तो एक बाहरी व्यक्ति है जो भारतीय समाज को जैसा देख रहा है वैसा उसने वर्णन किया है। तो ह्वेनसांग का विवरण बहुत प्रमाणिक माना जाता है हर्षकालीन इतिहास की जानकारी के लिए। दूसरी विदेशी विवरण मिलता है ह्वेनसांग की जीवनी। ह्वेनसांग की जीवनी। और ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी ह्वेनसांग के मित्र हुई ने। इसको लिखने वाला कौन था? हुई ली। ठीक है ना। और इसने, ये ह्वेनसांग का दोस्त था, उसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी और जीवनी में भी हमको हर्षकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और तीसरा विवरण मिलता है इत सिंह का, ये भी चीनी यात्री था। इत सिंह का विवरण, ठीक है, ये भी एक चीनी यात्री था और इसने भी हर्षकालीन इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराई है, ठीक है। तो देखो ये तीन बिंदुओं में आप हर्षवर्धन कालीन इतिहास की जानकारी बताओगे। क्वेश्चन पहले भी पूछा, 200 शब्द में पूछा गया, हर्षकालीन इतिहास के स्त्रोतों को बताइए। तो यही सारे स्त्रोत है, साहित्यिक स्त्रोत, अभिलेखीय स्त्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें तीन व्यक्तियों का नाम आपको बताना है।
अब देखो ये तो एक क्वेश्चन ही अपना तैयार हुआ है, हर्षकालीन इतिहास के स्रोत। अलग अलग 50 शब्द में पूछ सकता है, साहित्यिक प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण या विदेशी यात्रियों का विवरण। और विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे मेन है ह्वेन सांग का विवरण। ह्वेन सांग का विवरण। देखो इसके पहले भारत में फाहायान आया था, और फाहायान ने क्या वर्णन किया था ये भी अपन ने एक आंसर के रूप में तैयार किया था। तो इसी रूप में फाहायान ने जो विवरण दिया था, जब वो पेपर में पूछा जा सकता है, तो ह्वेन सांग का विवरण भी पेपर में पूछा जा सकता है कि ह्वेन सांग के विवरण के अनुसार भारत की तात्कालिक सामाजिक आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति का वर्णन, या ह्वेन सांग ने अपने विवरण, या ह्वेन सांग ने अपनी किताब जो CU की लिखी है उसमें क्या लिखा है उसने। आपको पता होना चाहिए कि एक विदेशी यात्री, चीनी यात्री आता है और भारतीय सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या बोलता है, ठीक है ना। तो देखो ह्वेन के विदेशी विवरण, ह्वेन थे एक चीनी यात्री, और ये 630 के आसपास और 644 ईस्वी, ये इसका टाइम पीरियड लगभग है इतना। 630 से 644 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। इस ह्वेन को यात्रियों का राजकुमार, ये इसका उपनाम है, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, ह्वेन को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया, वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है। ये इसके उपनाम है, ये प्री में पूछे गए हैं, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि का दर्जा दिया गया है, तो वो है ह्वेन, ठीक है। अब देखो ये 630 ईस्वी के आसपास भारत में एंटर करता है। ह्वेन सांग की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो भारतीय भाषा को जानता है और समझता है, तो वो यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने में सक्षम था। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो भारतीय इतिहास या भारतीय भाषा को जानता था। अब हमको ये देखना है कि इसने विवरण क्या दिया है, क्या उसने भारत के बारे में बताया है, ठीक है। सबसे पहला उसने क्या है कि भारत में आर्थिक समृद्धि बहुत अधिक थी, मतलब उसका पहला ही पॉइंट है कि भारत के लोगों का जीवन स्तर अत्यधिक ऊंचा था, लोगों का जीवन स्तर उच्च था, लोगों का जीवन स्तर उच्च था। चांदी और सोने दोनों के सिक्के चलते थे, चांदी और सोने दोनों के सिक्के प्रचलित थे। भूमि उर्वर थी, भूमि उर्वर थी, उत्पादन अधिक था, उत्पादन अधिक, भूमि उर्वर थी, उत्पादन अधिक था, ठीक है। भोजन का जो मुख्य आधार है उसने बताया गेहूं, और गेहूं की बनी चपातियां, ठीक है। बाकी घी, दूध, विभिन्न प्रकार की सब्जी, ये भारतीय लोग भोजन में उपयोग करते थे, और कुछ अवसरों पर मांस का सेवन भी किया जाता था। भेड़, मछली, मृग, इनको काटा जाता था। लेकिन देखो ये भी कह रहा है कि गाय और जंगली जानवरों पर प्रतिबंध था, इनको भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता था। गाय और कुछ जंगली जानवरों का मांस पूर्णतः प्रतिबंधित था, ठीक है। तो ये तो बताया उनने, आर्थिक स्थिति काफी उच्च उच्च थी, और सीधे सीधे दिख रहा है कि संपन्नता हमको दिखाई देती है। फिर वो कहता है कि कुछ नगरों का वो उल्लेख करता है, नगरों का उल्लेख करता है कि उत्तर भारत में खासकर पहले जो कुछ नगर थे, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र अब प्रमुख नगर नहीं रहा,
समझ रहे, पाटलिपुत्र का पतन हो गया। पाटलिपुत्र का पतन हो गया, यह हेनसांग के विवरण से पता चल रहा है कि पाटलिपुत्र उत्तरी भारत का प्रमुख नगर नहीं रहा। अब प्रमुख नगर पाटलिपुत्र को रिप्लेस कौन कर दिया है? कन्नौज। वही मौखरी वंश से जो कन्नौजों का उद्भव हुआ, और हर्षवर्धन स्वयं कन्नौज पर शासन करता था, मतलब उसका दरबार कन्नौज में लगता था। तो पाटलिपुत्र अब मेन शहर नहीं बचा, वो क्या हो गया? कन्नौज हो गया। वो कहता है कि इस कन्नौज में सैकड़ों की संख्या में संघाराम थे। सैकड़ों की संख्या में संघाराम मतलब वही बौद्ध विहार, और 200 हिंदू मंदिरों का उल्लेख करता है वो कन्नौज में। ठीक है। दूसरा प्रमुख नगर था प्रयाग। दूसरा प्रमुख नगर था प्रयाग। बाकी जो पुराने नगर हैं, जैसे जहां बौद्ध से थे, जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ये सब नष्ट हो गए हैं। कन्नौज, पाटलिपुत्र, हाँ नालंदा एक प्रमुख शहर है। वल्लभी गुजरात में था, ये भी एक प्रमुख शहर था। ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि कुछ पुराने नगरों का पतन हुआ और नए नगर अस्तित्व में आते हैं, और इस समय इन नगरों में ये नगरीकरण के केंद्र बिंदु हुआ करते थे। बाकी जो पुराने शहर हैं वो तो पतन की अवस्था में थे। फिर हेनसांग के विवरण में तीसरा बिंदु हेनसांग बताता है कि भारत में तात्कालिक समय में रेशम, ऊन और सूत, ये तीन कपड़ों की कला बहुत विकसित अवस्था में थी। ये तीन कपड़े बहुत विकसित अवस्था में थे। इन तीनों कपड़ों का जो काम भारत में होता था, ये दुनिया में कहीं नहीं होता था। पूरी दुनिया का बेस्ट कपड़ा भारत से ही निर्यात होता था। रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र। अब इसमें और भी वो डिटेल में वर्णन करता है कि रेशम और सूत को मिला के कपड़ा बनाया जाता था, जिसको कोशे कहते थे। कोशे कपड़ा कहीं नहीं मिलता था दुनिया में। भारतीय बुनकरों के दिमाग की उपस्थिति की रेशम और सूत मिला के कोशे कपड़ा बनाया, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। दूसरा, एक और कपड़ा बनाया जाता था जो सन प्लस जूट, इससे मिलकर बनाया जाता था। इस कपड़े को कहते थे लिनेन। इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। मतलब ये बता रहा था कि वस्त्र उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था, खासकर उत्तर भारत में। वो केंद्रीय बताता है कि मथुरा और ये सब चीजें। फिर वो थोड़ा बहुत समाज के बारे में बताता है कि समाज वर्ण और जातियों में बटा था। जातियां उपजातियों में विभक्त थी, और अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे। अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे। समझ रहे हैं ना। मतलब वर्ण व्यवस्था भी दिखाई दे रही है, जाति दिखाई दे रही है, और जाति उपजातियों में बटी हुई है। जाति के अंदर भी उपजाति है, और जो विवाह है केवल जाति उपजाति के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही हमको देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरी बात यह क्या कह रहा है कि विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। विधवा विवाह प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा था उच्च वर्ग में। पर्दा प्रथा था लेकिन केवल उच्च वर्ग में। ठीक है ना। और जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा धार्मिक थी और विहारों के माध्यम से दी जाती थी। विहारों के माध्यम से दी जाती थी। मतलब जो बौद्ध विहार थे वो शिक्षा का केंद्र थे, जैसे नालंदा। ठीक है। अब देखो, हेनसांग का महत्वपूर्ण विवरण यह है
कि ह्वेनसांग ये बता रहा है कि इस काल तक वेद केवल मौखिक परंपरा में थे। मतलब वो कह रहा है कि वेद अभी भी लिखे नहीं गए हैं, वेद अभी भी मौखिक परंपरा में ही प्रचलित था, उनको कागज या पत्तों पर लिखा नहीं गया है। और ये लिपि बता रहा है कि इस समय जो लिपि प्रचलित है वो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि मुख्य लिपि है इस समय की, ब्राह्मी लिपि। ठीक है। फिर वो एक और वर्णन देता है कि इस समय जो नालंदा है वो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और नालंदा का इसने बहुत विस्तृत वर्णन किया है कि इतने लोग रहते हैं, इतना बड़े एरिया में कवर है, फलाना ठिकाना, बहुत वर्णन किया है नालंदा में। ये नालंदा में भी रहा था। ये नालंदा में एक ट्रेडिशनल का वर्णन करता है जिसमें क्या होता था, तर्क वितर्क, मतलब डिबेट कंपटीशन, तर्क वितर्क डिबेट होती थी बुद्धिजीवियों के मध्य। जो डिबेट में जीत जाता था उसको बहुत सारा इनाम दिया जाता था, हाथी पे बिठा के उसकी रैली निकाली जाती थी और बहुत सम्मान पूर्वक, मतलब बारात निकाल के उसको नालंदा के बाहर पूरा विदा करके आया जाता था। और कोई व्यक्ति यदि तर्क में हार जाता था, यदि वो कुतर्कों का उपयोग करता है या अश्लील तर्कों का उपयोग करता है, कुछ गलत तर्क, गलत फैक्ट बताता था, तो उसको खाई में फेंक दिया जाता था। ये एक ऐसी परंपरा का नालंदा में उल्लेख कर रहा है। मतलब यहाँ पर विद्वानों के बीच डिबेट होती थी और उसमें हार जीत टाइप का कंपटीशन नालंदा में होता था। फिर वो टैक्स की बात करता है कि टैक्स कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया और दिया जाता था। कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है। राज्य व्यक्तियों से बेगार नहीं कराता था। यदि राज्य व्यक्ति से काम करा रहा है तो उसके बदले वो पारिश्रमिकी देता था। ठीक है ना। तो यही कुछ है, मुख्य व्यवसाय कृषि था और उद्योग था। तो देखो ये ह्वेनसांग का विवरण है। यही विवरण आपको ज्यादा से ज्यादा 50-60 शब्दों में बताना पड़ेगा कि ह्वेनसांग के भारत विवरण को समझाइए। उसने तो बहुत डिटेल में पूरी किताब ही लिख दी है ना सीयू की, कि क्या क्या होता था, राजा कैसे काम करता था। हर्षवर्धन का उल्लेख करता है। अपने काम की इतनी 4-5 चीजें थी जो अपन ने देख ली है। ठीक है। तो देखो ये ह्वेनसांग का भारत विवरण था। अब वापस अपन हर्षवर्धन पे आते हैं और हर्षवर्धन को देखते हैं कि हर्षवर्धन ने क्या किया। अपन को हर्षवर्धन में दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पहले भी पूछा गया। देखो हर्षवर्धन, गुप्तों के बाद हर्षवर्धन से ही क्वेश्चन आता है। प्राचीन भारत में जो क्वेश्चन है वो या तो गुप्तों से आता है या मुख्य रूप से हर्षवर्धन से आता है। दो बार क्वेश्चन पूछा जा सका, एक तो हर्षकालीन साहित्य के स्रोत पूछ चुके हैं, एक बार हर्षवर्धन की उपलब्धियां पूछ चुके हैं, और एक बार हर्षवर्धन का मूल्यांकन पूछ चुके हैं। 3 बार हर्षवर्धन से ही क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं और दो सौ शब्दों में पूछा गया है। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों को लेकर पूछा गया है। उपलब्धियों, तो उपलब्धियों में जहां तक हर्षवर्धन की बात है, तो हर्षवर्धन की सबसे पहली बताएंगे हम उसकी सैन्य उपलब्धियां। सैन्य उपलब्धियां, सैन्य उपलब्धियां। ठीक है। अब देखो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर्ष की सैन्य उपलब्धियां या हर्ष की सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां, दोनों क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। तो देखो यदि सैन्य उपलब्धि की बात करें तो उसकी सैन्य उपलब्धि के कुछ उद्देश्य थे। सैन्य उपलब्धियों के उद्देश्य, पहला उद्देश्य था पुष्यभूति वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। पुष्यभूति वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। पुष्यभूति वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। दूसरी इसकी उपलब्धि थी चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करना। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करना।
और तीसरी उपलब्धि थी वृहद साम्राज्य का निर्माण करना। तीसरा उद्देश्य वृहद साम्राज्य का निर्माण करना। और चौथी उपलब्धि थी शशांक को मारना, शशांक को मारकर और बदला लेना, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना। तो इन चार उद्देश्यों से उसने अपनी सैन्य नीति का निर्माण किया और यही चार उद्देश्य उसकी सैन्य उपलब्धियों का आधार बनते हैं। क्योंकि देखो, पता है ना, उसके भाई को मार दिया गया था और उसके जो बहन गिरफ्त में थी, तो पूरा उनका परिवार बर्बाद हो गया था। तो वो उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था, चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरा क्षेत्र जीत के अपने साम्राज्य में मिलाना था और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना था। तो इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर उसने अपने अभियानों को चालू किया। अब देखो, इसने अपनी सैन्य उपलब्धियों के फर्स्ट फेज में, प्रथम चरण में पूर्वी भारत का अभियान किया। सबसे पहले वो पूर्वी भारत का अभियान, और इस पूर्वी भारत के अभियान में वो कहां जाता है? बंगाल और शशांक को दंड देता है। सबसे पहला काम तो इसको यही था, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना था, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो, पूर्वी भारत के तहत ये बंगाल और असम तक के क्षेत्र को जीत लेता है। हालांकि असम का शासक भास्कर वर्मन था, वो इसकी मित्रता स्वीकार कर लेता है या उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, ले देके वो हर्ष के वर्चस्व को स्वीकार कर लेता है। तो पूर्वी भारत के अभियान में क्या है, बंगाल असम तक पहुंच जाता है। दूसरे चरण में, सेकेंड फेज में ये जाता है पश्चिम भारत का अभियान। पश्चिम भारत का अभियान, द्वितीय चरण में ये पश्चिम भारत का अभियान करता है और इस चरण में पंजाब में व्यास नदी तक के क्षेत्र को जीत लेता है। पंजाब में व्यास नदी तक के क्षेत्र, पंजाब में व्यास नदी तक के क्षेत्र को जीत लेता है, ठीक है। फिर तीसरे चरण में हर्ष जाता है सिंध का अभियान करने, सिंध का अभियान, और यहां से केवल वो धन वसूल के लाता है, धन वसूल कर उसका धन वसूलना उसका यह अभियान रहता है। और चौथे चरण में सिंध सिंध के बाद चौथे चरण में वो वहीं की वहीं वल्लभी गुजरात, वल्लभी को जीतता है। और आखिरी चरण में, पांचवें चरण में वो दक्षिण जाता है, दक्षिण भारत की विजय, और दक्षिण भारत की विजय उसकी अंतिम विजय होती है। और यहीं पे उसको क्या है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो जाता है और उसका खेल खत्म, ठीक है ना। मतलब हर्ष का साम्राज्य केवल नर्मदा नदी के तट तक ही था, इसको क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि क्रॉस करके इसी नर्मदा नदी के तट पे तो युद्ध हुआ था, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाता है और हर्षवर्धन के पराजित होने के साथ ही सारी बात खत्म हो गई, ठीक है। फिर दक्षिण में पराजित होता है। और देखो, इस युद्ध का जो टाइम पीरियड है 630 से 634, 630 से 634 ईस्वी, ये टाइम पीरियड है। पराजित हो जाता है लेकिन मारा नहीं जाता है। इसके बाद वो अंतिम में क्या करता है, कश्मीर का अभियान करता है, कश्मीर, और कश्मीर का अभियान करता है और वहां से वो बुद्ध के दांत को लेकर आता है, महात्मा बुद्ध के दांत, ठीक है। कश्मीर, कश्मीर के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद उड़ीसा, एक साथ ही लिख देना, बात खत्म है, ठीक है ना। और ये उड़ीसा की विजय लगभग 640 ईस्वी के आसपास है,
ये उसका सैन्य अभियान है। तो देखो इस रूप में हम बता सकते हैं कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को तो जीत लिया था। बंगाल, असम, गुजरात, मालवा, कश्मीर, पंजाब। कश्मीर पे प्रत्यक्ष नियंत्रण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन उसने वहां से बुद्ध के दांत को लेके आया था, तो इतना तो पता चल रहा है कि उसको हराया था। तो आप ये तो कह सकते हो कि उत्तर भारत का तो राज्य इसने जीत लिया था, लेकिन दक्षिण भारत में देखो नर्मदा नदी उसकी सीमा थी, इसके इसको क्रॉस वो नहीं कर पाया। बाकी उत्तर भारत पूरा उसके हाथ में था। ठीक है, तो देखो ये उसकी सैन्य उपलब्धियां थी। सैन्य उपलब्धियों के बाद दूसरे पॉइंट बताओगे आप उसकी धार्मिक उपलब्धियां। धार्मिक उपलब्धियां, और इसकी धार्मिक उपलब्धियों की जानकारी हमको हर्षचरित और ह्वेनसांग के विवरण से मिलती है। हर्षचरित और ह्वेनसांग के विवरण से मिलती है, ये दोनों से मिलती है इसकी धार्मिक जानकारी। देखो हर्ष बताते हैं कि पहले शिव, उसके पूर्वज जो शिव और सूर्य के उपासक थे, सूर्य के उपासक थे। ठीक है ना। कल्हड़ की राज तरंगिणी कहती है कि हर्ष शिव शैव धर्म का अनुयायी था। राज तरंगिणी नामक ग्रंथ क्या कहता है कि हर्ष शैव का अनुयायी था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में यह बौद्ध हो जाता है और बौद्धों की कौन सी महायान शाखा को अपना लेता है। और फिर बौद्ध बनने के बाद ये अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाता है, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को और प्रमोट किया। बहुत दान आन दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कन्नौज में, कन्नौज में एक धर्म परिषद का आयोजन करवाता है। एक धर्म परिषद का आयोजन करवाता है। अब देखो इस धर्म परिषद में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को वो बुलाता है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों मतलब क्या है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सबको आमंत्रित करता है, सबके विद्वानों को बुलाता है, उनको दान दक्षिणा देता है, उनके बीच डिबेट करवाता है, सारी चीज करवाता है। लेकिन इस धर्म परिषद का मुख्य उद्देश्य ये इसका प्रचार है, बौद्धों की महायान शाखा का। सबको बुलाता है वो, लेकिन अंत में जो मेन चीज करना रहता है उसको वो बौद्धों के लिए ही करता है, बौद्धों की महायान शाखा को। ह्वेनसांग का बहुत प्रभाव था और ह्वेनसांग को इसने बहुत दान दक्षिणा दिया, उसको इस परिषद में बुलाया, इस परिषद का अध्यक्ष बनाया और उसी के हिसाब से फिर पूरा काम किया। ठीक है। तो देखो धार्मिक उपलब्धियों में आपको क्या बताना पड़ेगा, कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन करता था। दूसरा इसका धार्मिक आयोजन है, ये प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है ना। और इस महामोक्ष परिषद में बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। और इस परिषद की जब समाप्ति होती थी तो समाप्ति में दान दक्षिणा देता था वो, और दान ऐसा देता था कि पूरा खजाना खाली कर देता था, अपनी पूरी निजी संपत्ति, इवन अपने कपड़ों तक को दान कर देता था। फिर उसकी बहन जो राजश्री है वो पुराने कपड़े लेके आती थी, उन पुराने कपड़ों को पहनता था। मतलब समझ रहे ना, छोटा मोटा दान नहीं होता था, पूरा राज की खजाना खाली कर दिया जाता था, कुछ नहीं बचता था, अपने शरीर के वस्त्रों को भी वो दान दे देता था।
इसलिए महामोक्ष परिषद की महत्ता है, क्योंकि ये मतलब हर्ष की दानवीरता का प्रमाण है। और देखो कहते हैं कि यही महामोक्ष परिषद आगे चलकर प्रयाग में जो कुंभ लगता है वो इसी की आगे है, कि यही आगे चल के एक्सटेंड होता है और वो कुंभ की शक्ल ले लेता, मेला बन जाता है वो, ठीक है ना। तो ये धार्मिक उपलब्धियों में आप ये बताओगे कि हर्षकालीन धार्मिक उपलब्धियों में एक तो धर्म परिषद और एक महामोक्ष परिषद। धर्म परिषद वो कन्नौज में आयोजित करता था और महामोक्ष परिषद वो प्रयाग में आयोजित करता था। तीसरा उपलब्धि में फिर हम बताएंगे उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, अब देखो सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम बताएंगे कि ये कला और साहित्य का संरक्षण था। कला और साहित्य का स्वयं विद्वान था, खुद ने किताब लिखी और विद्वानों का संरक्षण था। इसके काल में हमको तीन विद्वान दिखाई देते हैं। एक तो वाणभट्ट है, वाणभट्ट, दूसरा व्यक्ति था मयूर और तीसरा था मतांग दिवाकर। मयूर और थर्ड था मतांग दिवाकर, ठीक है ना। तीन विद्वानों का उल्लेख है, जिसमें देखो हर्षचरित का तो आप जान रहे हो कि उसने कादंबरी लिखी थी, वो वाणभट्ट ने कादंबरी, हर्षचरित्र ये ग्रंथ लिखे थे। मयूर की किताब ने 100 श्लोकों की किताब लिखी थी, मयूर शतक, मयूर शतक, ठीक है ना। और मतांग दिवाकर की कोई किताब का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये इसके काल का एक विद्वान है, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। लेकिन कोई किताब का उल्लेख नहीं मिलता है मतांग दिवाकर की, ठीक है। फिर हम ये भी देख रहे हैं, हाँ हुएन सांग को भी संरक्षण दिया, हुएन सांग को भी संरक्षण दिया। हुएन साहब का विवरण सी यू की के नाम से जाना जा रहा है। खुद भी विद्वान था, खुद ने 3 किताबें लिखी थी। नागानंद नाटक था ये, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक तो पूरा इसका साहित्य और कला का संरक्षण बता देंगे। दूसरा पॉइंट बता देंगे कि ये नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत दान देता है। नालंदा शिक्षा केंद्र, मतलब देखो स्थापित तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था, लेकिन चूंकि यह बौद्धों की महायान शाखा को अपना लेता है तो फिर इसने क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया। और नालंदा विश्वविद्यालय में मतलब हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, क्योंकि उसने मुक्त हस्त से नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया है। और हर्षवर्धन के बाद से ही नालंदा विश्वविद्यालय का डिक्लाइन होना चालू होगा। नालंदा की कहानी अपन अलग से देखेंगे, अभी बस इतना ही है नालंदा के समय। फिर इसकी फिर और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक बता देंगे कि हर्षवर्धन ने अनेक मंदिरों, मठों एवं विहारों का निर्माण करवाया। अनेक मंदिरों, मठों एवं विहारों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो देखो ये हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, इतनी आप उसकी सांस्कृतिक कला और साहित्य की उपलब्धियों के बारे में बताओगे। बाकी अन्य उपलब्धियों में आप ये भी बोल सकते हो, अन्य उपलब्धियां, अन्य उपलब्धियों में क्या बता सकते हैं कि हर्षकालीन हर्षवर्धन लोक कल्याणकारी कार्य भी किया है। लोक कल्याणकारी कार्य जैसे सड़कें, कुएं, तालाबों का निर्माण करना। चीन से हर्ष ने मधुर संबंध स्थापित किए। चीन से हर्ष ने मधुर संबंध स्थापित किए।
और प्रजापालक था, अपन को उसकी महामोक्ष परिषद से जानकारी मिलती है कि सब कुछ दान में दे देता है। तो ये हर्ष की उपलब्धियों को आप इतने बिंदुओं में बताओगे। मेन उसकी क्या है, सैन्य उपलब्धियां हैं, उसकी सांस्कृतिक या साहित्यिक उपलब्धि है, और धार्मिक उपलब्धि है। तीन उपलब्धियां उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये हर्ष की उपलब्धियों हैं। फिर हर्ष का मूल्यांकन करने से पहले थोड़ा सा हर्षकालीन आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति को देख लेते हैं। हर्ष के समय की आर्थिक स्थिति या हर्ष की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या बताएंगे, देखो सबसे मेन थी कृषि। कृषि ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। लोगों की जीविका का मुख्य साधन केवल मुख्य रूप से कृषि ही थी। और कृषि में क्या है, कृषि सामंतों के माध्यम से की जाती थी, और जो ब्रह्मदेय थी, ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी गई थी, उससे मुख्य रूप से कृषि का विस्तार हुआ। तो सामंतों पर भी निर्भर थी कृषि, और ब्रह्मदेय पर भी निर्भर थी कृषि, मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। दूसरा था हर्षवर्धन के काल के उद्योग धंधे। उद्योग धंधे, उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य उन्नति पे था। यहाँ पे वही हमको दिखाई देगी, शिल्पियों की श्रेणी थी, जो मौर्य काल से चली आ रही ना शिल्पियों की श्रेणी, ये श्रेणी थी। अलग अलग व्यवसायियों की अलग अलग श्रेणी थी। राज्य का हस्तक्षेप इसमें बहुत कम था। अब देखो बताता है कि जो मथुरा है वो सूती वस्त्रों का केंद्र था। सूती वस्त्र का केंद्र मथुरा। उज्जैनी, उज्जैनी को हेनशांग ने करोड़पतियों का नगर कहा है। मतलब उज्जैनी आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न थी, तभी तो कह रहा है ह्वेनसांग कि जो उज्जैनी है वो तो करोड़पतियों की नगरी है, आर्थिक संपन्नता अत्यधिक थी। वो कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य व्यापार, तो देखो एक बंदरगाह का वो उल्लेख करता है, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंगाल का बंदरगाह है। दूसरा एक बंदरगाह है भड़ोच। ये दो बंदरगाहों से विदेश व्यापार के साक्ष्य होते हैं। ताम्रलिप्ति से मलय प्रायद्वीप मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, इधर तक पूरा व्यापार वाणिज्य होता था। ठीक है ना। तो देखो व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में ज्यादा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आर्थिक स्थिति बताने को कहा जाए तो अपन बता सकते हैं। अब अंत में अपन को देखना है, हर्षवर्धन का मूल्यांकन करना है। एक शासक के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन करो। ठीक है ना। अब देखो हर्षवर्धन के साथ समस्या क्या है, हर्षवर्धन को इतिहास में थोड़ा सा अलग तरह से प्रोटेक्ट मतलब उसका चरित्र चित्रण किया गया है। इतिहासकारों ने हर्षवर्धन को बताया है कि इतिहास में अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन, मतलब जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है या फिर जो दक्षिणपंथी इतिहास लेखन है, वो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में पोर्ट्रेट करते हैं। क्योंकि इसके बाद तो क्या है, कोई बड़ा हिंदू शासक होगा नहीं, और जो बड़े शासक होंगे वो सब क्या होंगे, इस्लाम धर्म के अनुयायी होंगे। और फिर ये तो पूरा दिल्ली सल्तनत चलेगा और फिर मुगल काल चलेगा। तो थोड़ा सा क्या है, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक के रूप में उल्लेख किया गया है, या हर्षवर्धन को बताया गया है कि अंतिम चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन, अंतिम हिंदू चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है ना। लेकिन देखो आप ये जान लो कि हर्षवर्धन पहली बात तो हिंदू बचा नहीं था, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उसने संरक्षण सभी को दिया था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। और दूसरी बात, एक तो मतलब वो हिंदू नहीं है तो वो अंतिम कहां से हो गया। इसके बाद भी हमको बहुत सारे हिंदू शासक दिखाई देंगे, खासकर दक्षिण भारत में चोल, राजेंद्र चोल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मतलब यदि उनके अभी हम पढ़ेंगे उनके इतिहास को, तो पूरा श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, कंबोडिया, बहुत बड़े एरिया को अपने अधिपत्य में ले लिया था। अत्यधिक समृद्धि चोलों के काल में आई थी। तो चोल भी तो हिंदू थे, चालुक्य भी हिंदू थे। तो ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन 744-45 में मरा, उसका हिंदू शासक हमको दिखाई नहीं देते हैं।
राजपूत तो थे, भले हालांकि उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में शासन नहीं किया, लेकिन चोलों ने तो एक बड़े क्षेत्र में शासन किया है, तो आप नहीं कह सकते कि वो अंतिम हृदय। और हर्षवर्धन पूरे भारत का शासक भी नहीं था, मतलब एक और बताया जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के पास पूरा भारत नहीं था, केवल हर्षवर्धन को कहा गया है उत्तरापथ का स्वामी। उत्तरापथ मतलब केवल उत्तर भारत, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कश्मीर भी उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। और देखो दक्षिण में तो नर्मदा नदी उसकी सीमा थी, तो आधे भारत का था वो। तो देखो ना तो वो पूरे भारत का सम्राट था, ना ही वो हिंदू सम्राट था। तो वो दोनों ही चीजें इतिहास में उसकी गलत व्याख्या की गई है, ठीक है ना। अब देखो हम यदि मूल्यांकन में कहेंगे, तो मूल्यांकन में तो पहले उसके क्या है, सकारात्मक बातें बताएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं लिखेंगे कि हर्षवर्धन की सकारात्मक, मतलब मैं बता रहा हूं कि आपको अपने आंसर में मूल्यांकन करते समय पहले उसके क्या है, पॉजिटिव पॉइंट बताने पड़ेंगे। और पॉजिटिव पॉइंट में हम क्या बताएंगे, उसकी उपलब्धियां बताएंगे कि कितना अच्छा शासक था। उसकी आप सैन्य उपलब्धियों को बताओ, उसकी धार्मिक उपलब्धियों को बताओ, उसकी दानशीलता के बारे में बताओ, उसके काल में जो आर्थिक समृद्धि थी, हेनसांग का विवरण था उसके बारे में बताओ, धार्मिक सहिष्णुता, जितनी उपलब्धि आप उसको बता सकते हो उसके अच्छा अच्छा उसके बारे में बताओगे। लेकिन फिर ये क्या कहेंगे कि उसकी शासक की कुछ नकारात्मक बातें भी थी। नकारात्मक बातें, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, लेकिन उसके शासनकाल में कुछ नकारात्मक बातें भी थी। देखो पहली तो बात क्या थी कि वो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर पाया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर पाया। ठीक है ना, नर्मदा नदी के आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप उसको चक्रवर्ती सम्राट कैसे कह सकते हो। दूसरी बात उसकी क्या कह सकते हैं कि देखो उसने उसने कश्मीर, सिंध, नेपाल इनको जीता जरूर था, पर इनके शासक के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये हर्ष के शासन के अधीन थे। तीसरा, हर्षवर्धन के प्रशासन में सामंती प्रभाव अत्यधिक था। प्रशासन में सामंती प्रभाव अत्यधिक था, ठीक है ना। और इसी कारण एक वो बड़ी स्थायी सेना का निर्माण नहीं कर पाया। ठीक है ना। और देखो जो आप तीन ग्रंथों के नाम पढ़े हो, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, कहते हैं कि ये भी इसने नहीं लिखा, एक धावक नामक कवि था, इसने ये तीनों नाटक लिखे हैं। कौन कौन से, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है ना। तो देखो जो आपने उसकी उपलब्धियों को बताया था, तो वहीं पर अपन ने उसको क्या है, उसकी कमियों को बता दिया, ठीक है ना। तो देखो अब इतिहास में उसका मूल्यांकन किया गया है। कुछ लोग तो उसको बहुत महान कहेंगे, अंतिम हिंदू हृदय सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट और भारत। लेकिन देखो ना तो वो समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय करता है। यदि अपन देखें इतिहास में, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, उसने पूरे भारत को जीत लिया। तो क्या हर्षवर्धन पूरे भारत को जीतता है, नहीं जीत पाता। भाई समुद्रगुप्त ने दक्षिण को जीता ना, उसकी नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रहण, उत्तर के राज्य सब कुछ को जीत लेता। तो देखो समुद्रगुप्त की भांति वो साम्राज्य विजेता भी नहीं था, ठीक है। और ना ही वो अशोक की भांति धर्म प्रचार करता है। मतलब इतिहास में दो मेन शासक हुए, अशोक को महान है, अशोक को महान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने साम्राज्य तो उसका बड़ा था, लेकिन उसको पूर्वजों की ओर से मिला था। अशोक की जो महानता मुख्य थी क्या, उसका धम्म नीति थी। उसने युद्ध नीति को त्याग के धम्म नीति किया और बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अपना पूरा जीवन दिया। कितने सारे अपने देखे अभिलेख गढ़ाए, शिलालेख, लघुलेख, और बहुत दान दिया, सब कुछ किया था। हर्षवर्धन ऐसा कुछ नहीं कर पाता है, दान देता है लेकिन अशोक के बराबर वो नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो मतलब देखो हर्षवर्धन ना तो अशोक की भांति महान धर्म प्रचारक बन पाया, और ना ही समाज समुद्रगुप्त की भांति अजय योद्धा बना।
लेकिन फिर भी इतिहासकार हर्षवर्धन के प्रति इतने ज्यादा आकर्षित हैं कि हर्षवर्धन को अशोक और समुद्रगुप्त की भांति एक महान शासक साबित करने की ओर, मतलब उसको महान शासक साबित करना चाहते हैं इतिहासकार। तो देखो आप मूल्यांकन में यही लिखोगे, ये सकारात्मक नकारात्मक बता दिया, फिर अंत में जो आप लिखोगे उसमें क्या लिखोगे कि हर्षवर्धन ना तो अशोक की भांति महान धर्म प्रचारक बन पाया और ना ही समुद्रगुप्त की भांति महान साम्राज्य विजेता बन पाया, फिर भी इतिहासकारों को उसने अपनी ओर आकर्षित किया। और इसका कारण यह है कि जब वो शासक बना था मात्र 16 वर्ष की उम्र में था, उसका प्रारंभिक संघर्ष अत्यधिक था। इन प्रारंभिक संघर्षों पर अपनी योग्यता और पराक्रम के बल पर विजय पाता है और वो क्या है, उत्तरापथ का स्वामी बनता है, उत्तरापथ का स्वामी बनता है, उत्तरापथ का स्वामी बनता है और अपनी धर्म सहिष्णु नीति, दानशीलता, अपनी धर्म सहिष्णु नीति और दानशीलता और अपनी विद्वत्ता, विद्वत्ता के कारण वो इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाएगा। बस इतना आपको बताना है। उत्तरापथ का स्वामी बनता है, अपनी धर्म सहिष्णु नीति, दानशीलता, अपनी विद्वत्ता और बता सकते हो कि प्रशासनिक स्थिरता उसने लाके दी। इस कारण से वो इतिहास में एक महान शासक के रूप में स्थान पाता है। तो भले देखो वो अशोक की भांति महान नहीं है, समुद्रगुप्त की भांति नहीं। यदि तुमको इतिहास में यदि हर्षवर्धन की तुलना की जाएगी तो आगे जो मुगल बादशाह आएगा अकबर, वो हर्षवर्धन जैसा था। क्योंकि देखो वो भी धार्मिक आयोजन करता है, वो भी जैसे ये सभी धर्मों के अनुयायियों को बुला के करता है ना, तो वो भी यही करता है। अकबर का साम्राज्य भी क्या कहते हैं नर्मदा नदी के साउथ में था, लेकिन अशीरगढ़ के से ज्यादा नहीं था। तो आपको तुलना करना है तो अकबर से कर सकते हो, लेकिन इनकी भांति नहीं है। तो ये आप हर्षवर्धन के मूल्यांकन में इतनी बातों को बताओगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स कभी भी आ सकता है या फुल नोट्स भी आएगा, हर्षवर्धन का मूल्यांकन करो एक शासक के रूप में, तो आप उसको इस रूप में मूल्यांकित करोगे, ठीक है। बाकी एक पॉइंट और देख लेते हैं, हर्षवर्धन का प्रशासन, हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो देखो बात वही है, हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में वही राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा निरंकुश होता था, फलाना फलाना। बस आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके प्रशासन में हमको सामंती लक्षण दिखाई देते हैं, सामंती लक्षण दिखाई देते हैं। फिर हम बताएंगे इसका वही केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। और केंद्रीय प्रशासन में क्या बताएंगे कि इस प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा, प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था राजा। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करता था, वही गुप्तों टाइप, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद होती थी। अब देखो मंत्री परिषद में एक दो नाम उल्लेख करेंगे। एक होता था महासंधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक, ये क्या था, ये युद्ध एवं शांति का मंत्री था, युद्ध एवं शांति का मंत्री। महामंत्री मंत्री परिषद में एक था महासंधि विग्राहक, दूसरा था महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, और ये क्या था, सैन्य प्रमुख था, सैन्य प्रमुख। फिर कुमारा मात्य होता था एक, कुमारा मात्य, ये कौन होता था, युवराज होता था। फिर एक भट्ट नामक अधिकारी का नाम उल्लेख मिलता है, और भट्ट था कानूनी अधिकारी, लीगल एडवाइजर, कानूनी अधिकारी। फिर एक था
महाप्रतिहार, महाप्रतिहार, महाप्रतिहार क्या था? दरबार की सुरक्षा करता था, दरबार की सुरक्षा। और एक और था अक्षर पटलिक, अक्षर पटलिक, और ये था लेखाकार। ठीक है ना? तो आप बताओगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद में कुछ अधिकारियों का उल्लेख कर दोगे। ठीक है, फिर आप केंद्र क्या बता जाओगे? क्या है? प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन। ठीक है ना? तो देखो प्रशासन प्रांतों में बटा था, प्रशासन प्रांतों में बटा था, और प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे, प्रांतों को भुक्ति कहते थे। फिर प्रांतों का विभाजन किसमें था? विषय में, विषय मतलब जिला, वो विषय का शासक विषयपति कहलाता था। और फिर विषय के नीचे क्या था? तहसील, और तहसील के नीचे गांव, गांव का प्रमुख क्या होता था? मुखिया कहलाता था, ग्रामीण। तो ये तो वो प्रांतीय विशेषता गुप्तों के जैसे ही थी, उसमें कुछ विशेष नहीं है। तो देखो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। तीसरा पॉइंट बताओगे? राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन। और राजस्व प्रशासन में क्या बताओगे? आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। और भूमिकर कितना होता था? 1/6 भाग होता था, भूमिकर उपज का 1/6 भाग था। इसके अतिरिक्त और कर था, एक हिरण्य के रूप में लिया जाता था, हिरण्य, धान्य और चुंगी। और एक कर था भौगिक, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने राजस्व प्रशासन का बता दिया। फिर प्रशासन में चौथा पॉइंट बता देंगे सामंती लक्षण, सामंती लक्षण। ठीक है ना? तो हर्षकालीन प्रशासन की सबसे मेन विशेषता है कि जो प्रशासन का आधार था वो क्या था? सामंत थे। और वाणभट्ट की किताब है, वाणभट्ट ने 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख किया है, 6 प्रकार के सामंत, जैसे महासामंत, प्रति सामंत। ठीक है ना? हर्ष की जो सेना है वो भी सामंतों की सेना ही थी, हर्ष की कोई अपनी पर्सनल सेना नहीं थी, सामंतों की ही सेना थी। ठीक है ना? और हर्ष के काल में सामंतों को बहुत अधिकार दिए गए थे, उनको राजस्व संग्रहण कानून बनाने का। मतलब देखो गुप्तों की जो संघात्मक व्यवस्था थी ना, कि राजा और राजा के नीचे सामंत, हर्षवर्धन के काल में वो सामंती लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और राजा पूरी तरीके से सामंतों पर निर्भर हो गया है। सामंत एक स्वतंत्र राजा की भांति व्यवहार कर रहे हैं। अब बहुत दिक्कत है कि भाई आप राजा तो हो, लेकिन आपके पास मुख्य सेना नहीं, आप सामंतों की सेना पर निर्भर हो, आप टैक्स के लिए सामंतों पर निर्भर हो। तो अब बहुत जरूरी हो जाता है कि सामंत आपकी अधीनता में रहे, सामंत विद्रोह ना करें। और सामंत विद्रोह ना करें इसलिए क्या है, राजा बड़े बड़े ऐसे धार्मिक आयोजन करता था कि जो सामंत हैं वो भी उसमें आस्था रखें, और जो पूरे जनता है वो भी उसमें आस्था रखे, और उनको लगे कि हमारा राजा कुछ देवी है, उनका सब दान दे देता है, इतना बड़ा दानवीर है। तो सामंत भी फिर सोचता था कि यार राजा बहुत बड़ा दानवीर है, राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहा है, देवता का अवतार अपने आप को घोषित कर रहा है। ये सब इसलिए करना पड़ता था ताकि जो सामंत लोग हैं वो विद्रोह ना करें। ठीक है ना? तो देखो ये प्राचीन इतिहास का यहाँ पे अपना समापन होता है हर्षवर्धन के साथ। 745-46 के आसपास हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद प्राचीन भारत समाप्त है। अब हमको दिखाई देगा पूर्व मध्य काल, 800 से 1200 तक थोड़ा सा इतिहास में बदलाव देखने को मिलेगा। अब कोई हमको बड़ा शासक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, प्राचीन भारत में केवल यही था, इतना ही था। ठीक है ना? तो आगे इसमें अब अपन, अभी 16 तारीख से मेंस है, वो 11 तारीख से है मेंस, तो अब क्लास है ना मेंस के बाद लगेगी। यदि मेंस हो पाया
तो ठीक है, नहीं तो फिर यदि कैंसिल हो गया तो फिर क्लास कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो अब क्लास क्या है, 16 तारीख के बाद लगेगी, मैं बता दूंगा 17 को लगेगी कि 18 को लगेगी, मेंस के बाद लगेगी एक क्लास।